मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बरसात के मौसम में शहर की सड़कें अजीब सी खामोश हो जाया करती थीं, जैसे पूरा शहर किसी अनजाने खौफ के साए तले दुबका बैठा हो। ऐसी ही एक सड़क थी जो सिविल हॉस्पिटल को शहर के बाहर बने मुर्दा घर से जोड़ती थी। 3 किलोमीटर का यह रास्ता दिन में भी उतना ही सुनसान लगता जितना रात में डरावना। सड़क के एक तरफ खुले मैदान थे और दूसरी तरफ घना जंगल, और बीच बीच में कुछ पुराने पेड़ जो हवा चलने पर ऐसे हिलते थे मानो कोई अपना हाथ फैलाकर किसी को इशारे से बुला रहा हो। विक्रम इसी रास्ते पर पिछले 1 हफ्ते से अपनी ड्यूटी निभा रहा था। काम आसान था, कम से कम कागज़ पर तो यही लिखा था। हॉस्पिटल में जो लावारिस मरीज होते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, उनके मरने के बाद उनकी लाश को एम्बुलेंस में लोड करके मुर्दा घर तक पहुंचाना, बस यही उसकी जिम्मेदारी थे। तनख्वाह ठीक ठाक थे और उस ज़माने में नौकरी मिलना आसान बात नहीं थे। इसलिए विक्रम ने बिना ज़्यादा सोचे समझे ये काम कबूल कर लिया। मगर सच ये भी था कि ये काम हर किसी के बस की बात नहीं थे। हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ में से कोई भी रात के वक्त लावारिस लाशों के साथ अकेले जाना पसंद नहीं करता था। उन दिनों लोगों की सोच आज से बहुत अलग हुआ करती थी। हर कोई मानता था कि जिस इंसान की मौत बेवक्त हुई हो, जिसका कोई अपना उसे लेने ना आया हो, उसकी रूह भटकती रहती है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच किसी दरवाजे पर अटकी हुई। मगर विक्रम ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो एक हिम्मती आदमी था और ऐसी बातों को महज अंधविश्वास और डर का पुलिंदा समझता था। मुर्दा आदमी किसी का क्या ही बिगाड़ सकता है भला, ये उसका तकिया कलाम बन चुका था, जो वो अक्सर अपने साथी वार्ड बॉय रमेश से कहा करता। उस रात की बात विक्रम को आज भी हर तफसील के साथ याद है, जैसे वो कल की ही बात हो। बारिश उस शाम शुरू हुई थी और रात होते होते तेज हो गई थी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड से रात करीब 11 बजे विक्रम को बुलावा आया। एक लावारिस लाश थी जिसे मुर्दा घर भेजा जाना था। विक्रम अपना काला रेनकोट पहनकर बिना किसी हिचकिचाहट के मुर्दा घर वाली एम्बुलेंस लेकर वार्ड की तरफ पड़ गया। जब उसने चादर हटाकर लाश को देखा तो एक पल के लिए वो ठिठक गया। लाश एक जवान लड़के की थी, उम्र यहीं कोई 26-27 साल के आसपास। खूबसूरत नैन नक्श, गोरा रंग, बाल करीने से कटे हुए, कपड़े भी महंगे मालूम होते थे। एक अच्छी कंपनी की शर्ट जिस पर खून के कुछ धब्बे लगे थे, और हाथ में एक महंगी घड़ी अब भी बंधी हुई थी। विक्रम को अजीब सी हैरानी हुई। यह लड़का देखने में किसी भले घर का लगता था, फिर इसे लावारिस क्यों बताया जा रहा था? ना कोई तामीरदार, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई इसकी शिनाख्त करने वाला। उसने ड्यूटी पर मौजूद नर्स से पूछा, इसका कोई नहीं आया? नर्स ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, पुलिस आए थे, सड़क हादसे में मिला था, अकेला, जेब में कोई पहचान पत्र नहीं था। स्टेशन से रिपोर्ट आई है, बॉडी को क्लेम करने वाला कोई नहीं आया अभी तक। ऊपर से ऑर्डर आया है, आज ही मुर्दा घर भिजवा दो। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। ये उसका रोज का काम था। सवाल पूछने की गुंजाइश कम होती थी। 2 वार्ड बॉयज की मदद से उसने लाश को स्ट्रेचर पर लिटाया
और सफ़ेद चादर को पूरी तरह ढका और एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में लोड कर दिया। बारिश की बूंदें एम्बुलेंस की छत पर लगातार गिर रहे थे, जैसे कोई अनगिनत उंगलियों से खिड़कियां खटखटा रहा हो। विक्रम ड्राइविंग सीट पर बैठा, वाइपर ऑन किए और गाड़ी हॉस्पिटल के गेट के बाहर निकाल ली। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था, हमेशा की तरह। सड़क के दोनों तरफ लगे पुराने स्ट्रीट लैंप में से आधे बुझे हुए थे, बाकी आधों की रोशनी इतनी धुंधली थी कि वो सिर्फ अपने नीचे का एक छोटा सा गोला भर रोशन कर पा रहे थे। विक्रम ने हमेशा की तरह रेडियो ऑन कर लिया ताकि सन्नाटा थोड़ा कम महसूस हो। कोई पुराना गाना बज रहा था, धीमी आवाज में, बीच बीच में स्टैटिक की खरखराहट के साथ। बारिश की वजह से गाड़ी की रफ्तार धीमी थी। कोई 30 की स्पीड पर वो सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। करीब आधा रास्ता तय हो चुका था। दाईं तरफ का जंगल और घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर तक झुकी हुई थी, जैसे कोई छत बना रही हो। विक्रम ने अचानक बैक मिरर में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे पिछली सीट पर जहां लाश रखे थे कुछ हिला हो। उसने एक पल को गौर से देखा, मगर अंधेरे और बारिश की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आया। वहम है, उसने खुद को समझाया और फिर से सड़क पर नजरें गड़ा दी। मगर तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक साया उभर आया। एक आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा, जैसे किसी को उसकी परवाह ही ना हो कि सामने से आती गाड़ी उसे कुचल सकती है। विक्रम का दिल एक पल को धक सा रह गया। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। गीली सड़क पर टायर घसीटे गाड़ी लहराते हुए चरचराती आवाज के साथ ठीक उस आदमी से चंद इंच पहले जाकर रुके। विक्रम का सांस अटक गया था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुस्से और डर के मिले जुले जज्बात के साथ उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और चिल्लाया, अबे मरना है क्या? मरना है तो कहीं और जाकर मर, मेरी गाड़ी मिली थी क्या? अबे उसने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र उस आदमी के चेहरे पर पड़ी और विक्रम की रूह कांप गई। बारिश की धुंध और मध्यम रोशनी के बावजूद वो चेहरा साफ नजर आ रहा था। वही चेहरा, वही नैन नक्श, वही लड़का जिसकी लाश अभी कुछ देर पहले उसने अपनी एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में लोड की थी। पहली नज़र में विक्रम को यकीन नहीं आया। उसने आंखें मली, समझा कि शायद बारिश और रोशनी की वजह से धोखा हो रहा है। मगर जब उसने दोबारा देखा तो वही चेहरा उसे वहीं खड़ा नजर आया, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल भींगा हुआ, मगर उसके बाल एक बूंद भी गीले नहीं थे। आंखें ऐसी सूनी और गहरी कि उनमें देखते ही जैसे कोई अंदर तक खिंचता चला जाए। विक्रम के गले से आवाज ही नहीं निकली। उसका हाथ कांपते कांपते गियर पर गया, मगर उससे पहले वो साया वहां से गायब हो चुका था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस यूं जैसे कभी था ही नहीं। कुछ पल तक विक्रम गाड़ी में बैठा हाँफता रहा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत जुटाई, स्ट्रेचर की तरफ, जहां सफ़ेद चादर से ढकी लाश अब भी वैसी ही पड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। शायद कोई भूल भुलैया थे। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। रात का वक्त है, बारिश है, थकान है, दिमाग ने धोखा दिया होगा। उसने गाड़ी फिर से आगे बढ़ाई, मगर इस बार उसकी रफ्तार पहले से धीमी थी और हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे। रेडियो पर बजता गाना अब उसे अजीब सा लगने लगा था, जैसे धुन बदल गई हो और कोई और ही आवाज़ उसमें घुल गई हो। उसने रेडियो बंद कर दिया।
गाड़ी के अंदर अब सिर्फ बारिश की आवाज़ रह गई थे और वाइपर की नीरस तालबद्ध शोर। अभी मुश्किल से 500 मीटर ही आगे बढ़ा होगा वो कि बैक मिरर में उसे फिर वही हलचल दिखे। इस बार साफ, जैसे स्ट्रेचर पर पड़ी चादर हल्के से ऊपर उठी हो, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सांस ले रहा हो। विक्रम का पूरा बदन सर्द पड़ गया। उसने बैक मिरर से नजरें हटाकर सामने देखा, इस उम्मीद में कि जब वो दोबारा देखेगा तो सब कुछ ठीक होगा। मगर जब उसने दोबारा मिरर में देखा तो उसकी सांसें रुक गई। चादर पूरी तरह हट चुकी थी और स्ट्रेचर खाली पड़ा था। गाड़ी में कोई भी नहीं था, कम से कम नज़र तो यही आ रहा था। मगर विक्रम को साफ साफ महसूस हुआ कि पीछे कोई मौजूद है। एक अजीब सी सर्द हवा जैसे उसकी गर्दन के पीछे से गुजरी। एक बू, गीली मिट्टी और पुराने खून जैसी गाड़ी में भर गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में उसकी धड़कन सुनाई दे रही थे। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, मगर जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज ही सुनाई दी। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, मगर तभी सामने सड़क पर फिर वही साया नजर आया। इस बार पहले से भी करीब, ठीक गाड़ी के बोनट के सामने, जैसे हवा में तैर रहा हो। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। विक्रम ने गाड़ी घुमाने की कोशिश की, मगर गीली सड़क पर टायर फिसल गए और गाड़ी सड़क किनारे कीचड़ में जाकर अटक गई। इंजन बंद हो गया। घबराहट में विक्रम ने बार बार चाबी घुमाई, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हर कोशिश के साथ सिर्फ एक भारी खर्राती आवाज आती और फिर सन्नाटा। बारिश तेज हो चुकी थी, बिजली चमकने लगे थे और हर चमक के साथ सामने वो साया कभी नजर आता, कभी गायब हो जाता, जैसे कोई पुरानी टूटी हुई फिल्म चल रही हो। विक्रम ने खुद को समझाने की आखिरी कोशिश की, ये सिर्फ डर है, बस डर है, मुर्दा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मगर उसके अपने ही अल्फाज अब उसे खोखले लगने लगे थे। तभी पीछे की सीट से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत करीब, जैसे कोई सीधे उसके कान में फुसफुसा रहा हो, मुझे घर जाना है। विक्रम की रूह फना हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, गला सूख चुका था। बस एक ही ख्याल दिमाग में गूंज रहा था, यहाँ से भागना है, चाहे कैसे भी। उसने दरवाज़ा खोला और बारिश में बाहर कूद गया, बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे, बस अंधाधुंध दौड़ता रहा। वो कितनी देर दौड़ा उसे खुद नहीं पता। जब उसकी सांस उखड़ने लगी और पैर जवाब देने लगे, तब उसे एहसास हुआ कि वो हॉस्पिटल तक वापस भाग रहा था, ना कि मुर्दा घर की तरफ। पीछे मुड़कर देखा तो एम्बुलेंस अंधेरे में एक धुंधले साए की तरह खड़ी दिखाई दे रहे थे। उसकी हेडलाइट अब भी चल रहे थे, कोहरे और बारिश में एक भूतहा चमक बिखेरते हुए। हॉस्पिटल पहुंचकर विक्रम सीधे गार्ड रूम में घुसा। बुरी तरह भींगा हुआ, हांफता हुआ, चेहरा पीला पड़ चुका था। गार्ड और नर्स ने उसे इस हालत में देखा तो घबरा गए। उसे पानी पिलाया, कुर्सी पर बिठाया, मगर विक्रम काफ़ी देर तक बस कांपता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। आखिरकार जब उसकी सांस थोड़ी बहाल हुई तो उसने पूरी बात बताई। साए का सामने आना, वही चेहरा, पीछे से चादर हटना, वो फुसफुसाहट। हॉस्पिटल का स्टाफ चुपचाप सुनता रहा। किसी ने हंसी नहीं उड़ाई, किसी ने मजाक नहीं बनाया। उल्टा कुछ पुराने वार्ड बॉयज़ के चेहरे और भी सख्त हो गए,
जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो जिसकी उन्हें पहले से आशंका थे। रात के करीब 2 बजे 2 सीनियर स्टाफ मेंबर और एक पुलिस कांस्टेबल के साथ विक्रम फिर उसी रास्ते पर गया, इस बार दूसरी गाड़ी में, ताकि पहली एम्बुलेंस और उस लाश को ढूंढा जा सके। जब वो उस जगह पहुंचे जहां विक्रम ने एम्बुलेंस छोड़ी थी, तो गाड़ी वहीं कीचड़ में फंसी मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे विक्रम छोड़ गया था, मगर पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था और स्ट्रेचर बिल्कुल खाली पड़ा था। चादर सड़क के किनारे कीचड़ में पड़ी मिली, मानो किसी ने उसे नोच कर फेंक दिया हो। लाश वहां नहीं थे। पुलिस ने आसपास तलाशी ली, टॉर्च की रोशनी में जंगल के किनारों तक छानबीन की, मगर कुछ नहीं मिला, कहीं पर भी कुछ नहीं, ना कोई निशान, ना कोई सुराग, बस बारिश में धूल चुकी सड़क और घना अंधेरा। अगली सुबह जब विक्रम थोड़ा सामान्य हुआ, तो उसने और हॉस्पिटल के एक पुराने कर्मचारी, जिनका नाम शिवनाथ था, उन्होंने मिलकर उस लड़के के बारे में पता लगाने की ठानी। शिवनाथ उस हॉस्पिटल में बरसों से काम कर रहे थे और उन्होंने कई बातें अपनी आँखों से देखे थे। उन्होंने ही विक्रम को असली कहानी सुनाई, जो पुलिस थाने के पुराने रिकॉर्ड्स और मुर्दाघर के रजिस्टर से खोद खोद कर निकाले गए थे। उस लड़के का नाम आदित्य था। वो शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन परिवार का इकलौता बेटा था। पढ़ाई लिखाई में होशियार, देखने में सुंदर और घर वालों की आंखों का तारा, मगर आदित्य की एक कमजोरी थी। वो अपने ही घर के एक नौकर की बेटी से मोहब्बत कर बैठा था। उस जमाने के हिसाब से ये रिश्ता घर वालों के लिए बर्दाश्त से बाहर था। खानदान की इज्जत, समाज में रुतबा, इन सब के आगे आदित्य की मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती थी। जब घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो घर में भूचाल आ गया। आदित्य के पिता ने साफ धमकी दी थी कि अगर उसने उस लड़की का ख्याल दिल से नहीं निकाला, तो उसे घर से बेदखल कर दिया जाएगा, जायदाद से भी और खानदान से भी। मगर आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने उस लड़की के साथ शहर छोड़ने की योजना बनाई, एक नई जिंदगी शुरू करने की। उस रात, जिस रात वो शहर से भागने वाला था, आदित्य अपनी गाड़ी लेकर उसी सड़क से गुजरा था। वही सड़क जो हॉस्पिटल से मुर्दाघर को जोड़ती है, जो शहर से बाहर निकलने का एक छोटा रास्ता था। बारिश उस रात भी हो रही थी, ठीक वैसी ही। कहा जाता है कि आदित्य के अपने ही एक चचेरे भाई ने, जो खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर पिता का चहेता बनना चाहता था, आदित्य का पीछा किया था। सड़क सुनसान थी, गवाह कोई नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड में यह महज एक सड़क हादसा दर्ज हुआ। तेज रफ्तार, फिसलन, भारी सड़क, गाड़ी का पेड़ से टकराना। मगर शिवनाथ ने बताया कि जब आदित्य की लाश हॉस्पिटल लाई गई, तो उसके सिर पर जो चोट थी, वो किसी हादसे की नहीं, बल्कि किसी भारी चीज से किए गए वार की लग रहे थे। मगर परिवार का रसूख इतना बड़ा था कि मामला वहीं दबा दिया गया। रिपोर्ट बदल दी गई और परिवार ने ये कहकर लाश लेने से भी इनकार कर दिया कि हमारे लिए तो ये लड़का उसी दिन मर चुका था जिस दिन उसने खानदान की इज्जत पर दाग लगाया। इसलिए आदित्य की लाश लावारिस घोषित कर दी गई थी। उसे कोई लेने नहीं आया, कोई उसका आखिरी संस्कार करने नहीं आया। एक ऐसा लड़का जिसके पास सब कुछ था, दौलत, परिवार, नाम, वो मरने के बाद बिल्कुल अकेला रह गया, ठीक उन तमाम लावारिस लाशों की तरह जिन्हें विक्रम रोजाना मुर्दाघर पहुंचाता था। शिवनाथ ने आखिर में एक बात और बताई, जिसने विक्रम की रूह को एक बार फिर कंपा दिया। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है जब भी ऐसी कोई लावारिस लाश आती है
जिसकी मौत का इंसाफ नहीं हुआ होता, जिसे अपने अपनों ने ठुकरा दिया हो, तब उस रास्ते पर कुछ ना कुछ अजीब होता है। मुझे लगता है कि वो रूह बस इतना चाहती है कि कोई उसे पहचाने, कोई ये जान ले कि वो भी कभी किसी का प्यारा था, महज एक लावारिस लाश नहीं। उस दिन के बाद विक्रम ने वो नौकरी छोड़ दी, मगर एक बात उसने अपनी जिंदगी भर के लिए गांठ बांध ली। अब वो कभी भी किसी को, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, महज उसके हालात देखकर जज नहीं करता, क्योंकि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी दहशत भूत प्रेत नहीं होती, बल्कि वो बेरहमी होती है जो इंसान अपने ही अपनों के साथ कर जाता है। इतनी बेरहमी कि मरने के बाद भी उसकी रूह चैन से सो नहीं पाती, भटकती रहती है उस सड़क पर, बारिश की हर बूंद में अपनों की तलाश करती हुई। आज भी जब बारिश की रातों में उस सुनसान सड़क से कोई गाड़ी गुजरती है, तो कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें सड़क के बीचों बीच एक जवान लड़के का साया नजर आता है, भीगा हुआ, मगर उसके बाल सूखे हुए, आंखों में एक अनकही तड़प लिए, बस यही पूछता हुआ, मानो हवा में गूंजती एक फुसफुसाहट हो, मुझे घर जाना है, कोई तो मुझे घर ले चलो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। लगभग 2 साल पहले मैं एक फैमिली गेट टुगेदर से देर रात घर लौट रहा था और सफ़र लगभग 2 घंटे का था। मैं रात भर वहाँ नहीं रुका क्योंकि मुझे अगले दिन काम पर वापस जाना था। सफ़र का ज़्यादातर हिस्सा ऐसी सड़कों से गुजरा जहाँ दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ और पेड़ थे, बिल्कुल वैसी डरावनी जगह जो अक्सर फिल्मों में दिखाई जाती हैं। खैर, मैं लगभग 45 मिनट से गाड़ी चला रहा था और मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी थी। आप जानते हैं ना कि कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मुझे पता था कि मैं ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां गाड़ी रोककर सुरक्षित रूप से सो सकूं। खैर, जब मुझे साफ हो गया कि गाड़ी रोकने की कोई जगह नहीं मिलेगी और मेरी थकान भी कम नहीं हो रही थी, तो मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद सही नहीं था। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे घास पर कुछ झाड़ियों के पीछे रोकी ताकि गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को मेरी कार दिखाई ना दे। सड़क खाली नहीं थी, हर कुछ मिनटों में कोई न कोई कार गुजर रही थी। मैंने मन में समय नोट किया, 11:22, और सो गया। कुछ देर बाद खरोंचने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने घड़ी देखी, 11:50। कुछ सेकंड बाद आवाज़ बंद हो गई और क्योंकि मैं अभी भी बहुत थका हुआ था, मैंने आसपास देखने की जहमत नहीं उठाई और बस वापस सो गया। बाद में उसी आवाज़ से मेरी नींद खुली और जब 12:40 हो चुके थे, इस बार मैं सच में डर गया क्योंकि आवाज़ बंद नहीं हो रही थी। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद कोई जानवर कार की जांच कर रहा है, लेकिन पिछली बार जाने के लगभग 1 घंटे बाद वो वापस क्यों आएगा। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा और जंगल की ओर भागती हुई किसी चीज़ की झलक देखी। मेरा दिल उस वक्त इतनी ज़ोर धड़क रहा था कि मुझे लगा वो आवाज़ भी बाहर सुनाई दे जाएगी। मैंने खिड़की का शीशा जल्दी से ऊपर चढ़ाया, हालांकि वो पहले से ही बंद था, लेकिन उस लम्हे में इंसान को कुछ समझ कहाँ आता है कि वो क्या कर रहा है। बस एक वहशत होती है
एक अजीब सी बेचैनी जो हाथ पैर को खुद ब खुद हरकत ला देती है। मैंने चाबी घुमाई, इंजन में एक बार खर्राया, फिर बंद हो गया। दूसरी बार भी वही। मेरे हाथ कांप रहे थे और शायद इसी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, या शायद कुछ और वजह थी, मैं आज तक जान नहीं पाया। मैंने एक पल के लिए खुद को समझाने की कोशिश की। शायद कोई जंगली सुअर होगा या कोई नीलगाय। इस इलाके में ऐसे जानवर आम है। ये बस मेरा वहम है। लेकिन अंदर से एक आवाज़ बार बार कह रही थी कि जो कुछ भी मैंने मिरर में देखा वो किसी जानवर जैसा लग नहीं रहा था। उसके चलने का अंदाज इंसानों जैसा था, मगर कुछ टूटा हुआ, कुछ गलत, जैसे कोई कठपुतली जिसकी डोरियां किसी और के हाथ में हो। तभी सड़क की तरफ से एक रोशनी नजर आई। दूर से हेडलाइट्स आ रहे थे और उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे डूबते हुए तिनके का सहारा दे दिया हो। मैंने फौरन गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, ये सोचे बगैर कि इससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती है या नहीं। बस मुझे उस वक्त इंसानी मौजूदगी चाहिए थी, कोई और सांस लेता हुआ वजूद जो ये यकीन दिला सके कि मैं इस सुनसान सड़क पर अकेला नहीं हूँ। गाड़ी धीरे धीरे रुकी। ये एक पुरानी सी जीप थी, सफ़ेद रंग की, जिस पर हल्के नीले रंग की धारियाँ बनी थे, बिल्कुल पुलिस की गाड़ियों जैसी, मगर मॉडल कुछ पुराना लग रहा था, जैसे 90 के दशक की कोई गाड़ी हो। जीप का इंजन बंद हुआ, हेडलाइट्स चलती रहीं और उनकी रोशनी में धुंध का एक महीन पर्दा साफ नजर आने लगा, मानो हवा भी उस वक्त सांस रोक कर खड़ी हो। दरवाज़ा खुला, एक आदमी उतरा, पुलिस की खाकी वर्दी में, टोपी सिर पर, कमर पर बेल्ट और हाथ में एक पुराना सा टॉर्च। उसने टॉर्च मेरी गाड़ी की तरफ घुमाई। मैंने राहत की सांस ली। शायद इंसान की फितरत ही ऐसी है, वर्दी देखकर भरोसा जाग जाता है, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया। सब नमस्ते, मैंने कहा, आवाज़ में अभी भी कँपकँपी थे। मुझे नींद आ गई थी यहाँ और मुझे लगा जैसे कोई बाहर था। उस आदमी ने टॉर्च मेरे चेहरे से हटाई और मुझे उसका चेहरा दिखा। उम्र लगभग 50 के आसपास, मूछें घनी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, जैसे बरसों की थकान उतरी ही ना हो। उसने बड़े इत्मीनान से कहा, बेटा, ये सड़क रात में रुकने की जगह नहीं है, यहाँ बहुत कुछ होता रहा है। उसकी आवाज़ में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं, बस एक अजीब सा ठहराव भरी थकान थी, जैसे वो ये बात कई बार कई लोगों से कह चुका हो। मैंने पूछा, साहब, आप गश्त पर हैं? उसने सिर हिलाया। हाँ, कह सकते हो, इस सड़क पर मेरी ड्यूटी बरसों से लगी है। फिर उसने जंगल की तरफ देखा, वहीं जहां मैंने उस साए को भागते देखा था, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा उभरा जो सिर्फ थकान नहीं था, एक पुराना दर्द था, एक अधूरा हिसाब। क्या हुआ है यहाँ? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने कुछ पल के लिए खामोशी ओढ़ी, फिर बोला, एक लड़का था सालों पहले, तकरीबन इसी उम्र का जितना कि तुम हो। रात के इसी वक्त यहाँ से गुजर रहा था, कभी घर नहीं पहुंचा। उसने जंगल की तरफ इशारा किया। उसकी लाश हफ्तों बाद मिली, बहुत अंदर, झाड़ियों के पार, लेकिन जो चीज़ उसे ले गई वो कभी नहीं मिली। मुझे लगा जैसे मेरी रगों में खून जम गया हो। आप कह रहे कोई जानवर था? उसने एक हल्की सी कड़वी मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जो जवाब से ज्यादा कुछ छुपा रही हो। जानवर होता तो अच्छा था बेटा,
जानवर को गोली से रोका जा सकता है। इतना कहकर उसने मुझसे कहा कि मैं गाड़ी स्टार्ट करके उसके जीप के पीछे पीछे चलूं। वो मुझे अगले कस्बे तक छोड़ देगा जहां से आगे की सड़क ज़्यादा सुरक्षित थे। मुझे उस वक्त ये पेशकश किसी नेमत से कम नहीं लगी। मैंने चाबी घुमाई और इस बार इंजन पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गया, जैसे गाड़ी अब भी जान गई हो कि निकलने का वक्त आ गया है। जीप आगे बढ़ी, मैं पीछे पीछे। कुछ मिनट तक सब कुछ सामान्य लगा। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की कतारें पीछे छूटती जा रही थी और आगे जीप की लाल बत्तियां मेरे लिए एक तसल्ली की तरह जल रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया, कोई पुराना गाना बज रहा था और मुझे लगने लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी मुझे एक अजीब बात नज़र आई। जीप की रफ्तार पूरी तरह एक जैसी थी, ना तेज़ ना धीमी, बिल्कुल एक मशीन की तरह, जैसे कोई उसे चला ही ना रहा हो, बस वो खुद ब खुद उस राह पर बढ़ती जा रही हो जो उसे सालों से याद हो। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो पाया कि जीप के अंदर की बत्ती जल नहीं रही थी और अंधेरे में ड्राइवर की सीट पर बैठे उस आदमी का सिर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, न सड़क के मोड़ पर न किसी गड्ढे पर। मैंने अपने आप को समझाया शायद थकान की वजह से मुझे वहम हो रहा है, मगर तभी जीप अचानक एक ऐसी जगह मुड़ गई जो नक्शे में कहीं नहीं थे। एक कच्चा रास्ता जो सीधा जंगल के अंदर जाता था। मेरे अंदर से एक आवाज़ चीखी, मत जाओ, मगर एक दूसरी आवाज़ शायद डर से ज़्यादा उलझन की कहती रही, शायद ये कोई शॉर्टकट है, पुलिस वाला है, उसे रास्ता पता होगा। इंसान अक्सर अपने ही डर से लड़ने के लिए ऐसी दलीलें कर लेता है। मैंने जीप का पीछा किया। कुछ 100 मिनट के बाद रास्ता एक खुली जगह में खुला। एक पुराना टूटा फूटा चौकी जैसा ढांचा जिसकी दीवारें सीलन और काई से काली पड़ चुकी थी। छत का एक हिस्सा गिर चुका था और दरवाजे पर लोहे की जंग खाई हुई पट्टिका पर बड़ी मुश्किल से लिखा पढ़ा जा सकता था, पुलिस चौकी, स्थापना 1979। जीप वहीं रुक गई। मैंने भी गाड़ी रोकी, इंजन बंद नहीं किया। एक अजीब सी सावधानी, जैसे शरीर को पहले से ही पता हो यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो पुलिस वाला जीप से उतरा और इस बार धीरे धीरे मेरी गाड़ी की तरफ आया। जैसे जैसे वो पास आया मुझे उसकी वर्दी पर कुछ अजीब निशान नजर आने लगे। कंधे पर, कॉलर के पास कुछ गहरे धब्बे जो पहले टॉर्च की रोशनी में साफ नहीं दिखे थे। वो धब्बे सूखे खून जैसे लग रहे थे। यहाँ क्यों लाए मुझे? मैंने पूछने की हिम्मत जुटाई, हालांकि आवाज़ गले में ही अटकी रह गई थी। उसने जवाब देने के बजाय पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कार्तिक। उसने एक लंबी सांस ली जो सांस लेने जैसी बिल्कुल नहीं लगी, ज्यादा एक हवा के गुजरने जैसी आवाज़ जैसी थी। कार्तिक, अच्छा नाम है। सुनो, मुझे एक बात बतानी है तुम्हें, और शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करो मगर सुन लो। उसने अपनी टोपी उतारी। तभी चांद की धुंधली रोशनी में मैंने उसके माथे पर एक जख्म का निशान देखा, गहरा, गोल, जैसे किसी गोली का निशान हो, ठीक वहाँ जहाँ माथे की हड्डी सबसे नाजुक होती है। मेरा नाम इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह था, उसने कहा, और उस था पर मेरा पूरा बदन सुन्न पड़ गया। बरसों पहले इसी चौकी में तैनात था मैं। जिस लड़के की बात मैंने तुमसे की थी उसकी तलाश मेरी ही जिम्मेदारी थी। मैं उस रात अकेला निकला था बिना बैकअप के, क्योंकि ऊपर वालों को यकीन नहीं था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है।
वो सोचते थे कि मैं शराब पीकर बातें बना रहा हूँ। उसने जंगल की तरफ देखा और उसकी आंखों में वो पुराना अधूरा डर फिर से उभर आया। मैंने उसे देखा था, उस चीज को। वो इंसान की शक्ल में आती है मगर इंसान नहीं है। वो उन लोगों को ढूंढती है जो अकेले हों, थके हुए हों, नींद में हों, क्योंकि नींद में इंसान की हिफाजत की दीवार सबसे कमज़ोर होती है। जो कोई उसे देख ले वो फिर कभी चैन से सो नहीं पाता जब तक कोई और उसकी जगह न ले ले। मेरी जुबान सूख गई। जगह ले ले मतलब? रघुवीर सिंह ने अपनी बेल्ट पर हाथ रखा जहां एक पुरानी रिवॉल्वर टंगे थे। उस रात मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने गोली चलाई मगर गोलियां उसे छू भी नहीं पाई, जैसे वो धुआं हो। और फिर उसने मुझे पकड़ लिया। उसने अपने माथे के जख्म पर हाथ फेरा। मेरी मौत को दुर्घटना कहा गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि मैंने खुद को गोली मारी, अवसाद की वजह से। मेरे परिवार को यही बताया गया। कोई यकीन नहीं करता था मुझ पर, जीते जी भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं। मैं पीछे हटने लगा, दरवाजे का हैंडल टटोलने लगा, मगर मेरा हाथ जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। शायद डर की वजह से, शायद और वजह से, ये मैं नहीं जानता। तो फिर आप मुझे बचा क्यों रहे हैं? मैंने पूछा। आवाज कांप रही थी। रघुवीर सिंह की आंखों में पहली बार कुछ नरमी सी उभरी। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मैं बरसों से यहाँ भटक रहा हूँ, इस सड़क पर। उन लोगों की रोकने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ रुक जाते हैं। ज्यादातर वक्त मैं देर से पहुँचता हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। आज पहली बार वक्त पर पहुँचा। तभी दूर जंगल से वही खरोचने की आवाज़ फिर से उभरी, मगर इस बार करीब से, बहुत करीब से, जैसे वो चीज़ चौकी की दीवारों के पीछे ही खड़ी हो। रघुवीर सिंह का चेहरा तन गया। वो आ गई। सुनो कार्तिक, मैं जो कहूँ वो करना, बहस मत करना। अपनी गाड़ी में बैठो, इंजन स्टार्ट रखो, और जब तक मैं ना कहूँ पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। मैं भाग कर गाड़ी में बैठा। हाथ इतने कांप रहे थे कि सीट बेल्ट लगाने का वक्त नहीं मिला। शीशे से बाहर देखा तो रघुवीर सिंह चौकी के सामने खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ, और सामने के अंधेरे में धीरे धीरे एक साया उभरने लगा। वो साया इंसान जैसा था, मगर उसकी कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा था और उसके हाथ ज़मीन पर लटक रहे थे, बेढंगे, जैसे जोड़ों में हड्डियां गलत जुड़ी हुई हों। उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, बस एक धुंधलाहट, जैसे किसी ने चेहरे की जगह कोहरे का टुकड़ा रख दिया हो। मगर जब वो हिलते तो एक बदबू फैलती, सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून की मिली जुली बदबू, जो शीशे बंद होने के बावजूद गाड़ी के अंदर तक पहुंच रहे थे। मैंने चाबी घुमाई, इंजन गर्जा और जिंदा हो उठा, मगर मेरी नज़रें उस मंजर से हट नहीं पा रहे थे। रघुवीर सिंह ने कुछ कहा, मुझे उसके लफ्ज़ सुनाई नहीं दिए। शायद कोई पुरानी दुआ थे, या शायद सिर्फ एक चेतावनी। वो साया एक झटके में उसकी तरफ लपका और रघुवीर सिंह ने अपनी बाहें फैला दी, जैसे किसी को गले लगाने के लिए, मगर असल में वो उसका रास्ता रोक रहा था, अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे वजूद से, जो अब सिर्फ एक साया ही तो रह गया था। जाओ, उसकी आवाज़ गूंजी, इतनी तेज कि गाड़ी के शीशे कांप उठे। मैंने गाड़ी घुमाई और पूरी रफ्तार से उस कच्चे रास्ते पर दौड़ा दी। पीछे से एक चीख उभरी, इंसानी नहीं, ना भूत की, बल्कि दोनों के बीच की कोई अजीब, दिल दहला देने वाली आवाज़,
जो मेरे कानों में आज भी कभी कभी गूंज उठती है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बिल्कुल वैसे जैसा रघुवीर सिंह ने कहा था। मैं बस गाड़ी भगाता रहा। आंसू और पसीना एक साथ बहते रहे जब तक मेन सड़क की रोशनियां नजर नहीं आई और आगे एक ढाबे की बत्तियां टिमटिमाने नहीं लगी। मैंने गाड़ी ढाबे के सामने रोकी, इंजन बंद किया और कुछ देर तक सिर्फ कांपता रहा, स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से जकड़े हुए। अगली सुबह दिन की रोशनी में सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लगने लगा था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद थकान की वजह से, नींद की कमी की वजह से मैंने कुछ गलत देख लिया था, लेकिन घर पहुंचने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इंटरनेट पर उस इलाके के पुराने अखबारों की तलाश शुरू कर दी। तकरीबन 2 घंटे की खोजबीन के बाद मुझे एक पुरानी स्कैन की हुई अखबार की कतरन मिली। 1998 की सुर्खी थी, पुलिस इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालत में मौत, आत्महत्या की आशंका। नाम पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह। तैनाती वही पुरानी पुलिस चौकी, वही सड़क। रिपोर्ट में लिखा था कि सिंह पहले कुछ महीने से इलाके में लापता हुए एक लड़के की तलाश में जुटे थे और उसके साथी अफसर कहते थे कि वो अजीब बातें करने लगे थे, किसी साए की, किसी ऐसी चीज़ की जो इंसान नहीं थे। उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और कुछ हफ्तों बाद उनकी लाश उसी चौकी के पास मिली, माथे पर गोली, हाथ में अपनी उनकी रिवॉल्वर पकड़ी हुई। लापता लड़के का कभी कोई सुराग नहीं मिला। मैंने उस सड़क पर दोबारा कभी अकेले सफ़र नहीं किया और अब भी जब कभी रात के वक्त लंबे सफ़र पर निकलता हूँ और थकान हावी होने लगता है तो पीछे किसी के देखने का एहसास होता है। एक हल्की सी खरोच की आवाज़ बहुत दूर से, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि कुछ कर्ज अभी भी बाकी है। मुझे नहीं पता कि रघुवीर सिंह की रूह उस रात उस साए को हरा पाई या नहीं, या क्या वो आज भी उस टूटी हुई चौकी के पास भटक रहे हैं, हर उस थके हुए मुसाफिर का इंतज़ार करते हुए जो रात के अंधेरे में उस सड़क पर रुकने की भूल कर बैठे। मगर एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ, अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरें और थकान आप पर हावी होने लगे तो गाड़ी मत रोकिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए चलते रहिएगा, क्योंकि कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो बस आपको अपने अंदर लेती चली जाती हैं, एक एक कदम, एक एक सांस, जब तक आप खुद उस अंधेरे का हिस्सा नहीं बन जाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।